सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। और आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ऑक्सिलरीज। ये टॉपिक के न केवल सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है बल्कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। इस टॉपिक के साथ समस्या ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक को बहुत हल्के में ले लेते हैं और इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि आप एक बार पुराने पेपर्स को जरूर देख लें। कहां से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपको पता होना चाहिए। कौन सी ऑथेंटिक बुक्स से कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या सेकंड का ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स की पीडीएफ के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, वे विद्यार्थी प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। उनको डेमो क्लास, नोट्स, टेस्ट सब चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी और बहुत एक एक टॉपिक बहुत ऑथेंटिक बुक्स से लेके उन ऑथेंटिक बुक्स से पीडीएफ तैयार करके फिर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। पीडीएफ से पढ़ने के क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। पीडीएफ से पढ़ने से आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा उसका एक एक वर्ड आप ठीक ढंग से उसको समझ पाते हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले पाते हैं। जब आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ऑथेंटिक हो जाते हैं और एग्जाम्पल्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लगभग आप 4 से 5 गुना ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। दूसरी बात, आप कम समय में ज़्यादा मैटर पढ़ सकते हैं। यदि यही क्लास जो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा, यदि ये मैं बिना पीडीएफ के आपको करवाता तो इस क्लास को करवाने में हमें लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता। ये सारी बातें आप लोगों को मैं लिखवाता, बहुत समय लगता। जब आप लोग लिखते हैं तब भी बहुत समय लगता है। इसलिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर आप हमें पीडीएफ डाउनलोड के लिए, प्रिंट के लिए दे दें। मैं अपने बच्चों को पीडीएफ प्रिंट के लिए देता हूं, वो पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। क्यों भी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको समय नहीं मिल पाता है कि वो एक एक वर्ड को नोट करें। जब तक वो वर्ड को नोट करते हैं तब तक बहुत समय लग जाता है उनको समय कम मिलता है। कुछ हाउसवाइफ होती हैं जो घर में पूरे दिन काम करती हैं, बहुत काम होता है उनके पास, बहुत कम समय उनको मिलता है। यदि उस कम समय में वो क्लास को नोट करने लगें, यदि 2 घंटे की क्लास में उनसे 4 पेज नोट होते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि सर ने पढ़ाया तो 2 घंटे लेकिन हमें तो 4 ही पेज हुए, तो इस प्रकार से उनका समय बहुत चला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ऑथेंटिक बुक से पीडीएफ तैयार की जाए, उनमें कुछ और जोड़ा जाए और उसके बाद में आपको तैयार करवाया जाए। आज की जो क्लास होगी मैं आपको बताऊं कि इस क्लास को हम कौन सी ऑथेंटिक बुक से पढ़ने वाले हैं, कौन सी ऑथेंटिक बुक को आधार मानकर पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें से जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आए हुए हैं एएस हॉर्नबी की बुक से आए हुए हैं। कहां से आए हुए बेटा? ASHORNBY, एएस हॉर्नबी की बुक है। उस बुक से आपको ये क्वेश्चंस जो कि त्यों उठाए हुए हैं। इस एएस हॉर्नबी की जो बुक का नाम है, आप लोगों के पास यदि है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो भी ये पीडीएफ जो मैंने बनाई है ये उस बुक को आधार मानकर बनाई है। उसमें और जो मुझे लगा कि नई चीजें जोड़नी है वो जोड़ के पूरे रिसर्च के साथ हम आपके साथ ये आपके सामने आते हैं मैटर लेके। इसीलिए हमारा जो कंटेंट होता है वो बेस्ट कंटेंट होता है। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कंटेंट के मामले में कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी यही वजह होती है कि हम ऑथेंटिक बुक्स को लेके चलते हैं। एस हॉर्नबी की जो बुक है उसका नाम है गाइड टू पैटर्न एंड यूजेस इन इंग्लिश। ठीक है, तो उस बुक को आप देख सकते हैं, वहां से हमने ये लिया है और उसके साथ और बहुत सारी बुक के जो काम की चीजें थी उनको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, इस बुक का पेज नंबर 1 to 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 1 से लेके 77 तक के जो पेज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरीज वाला जो टॉपिक है वो आपको पेज नंबर 1 से लेके 16 तक, 16 है या 15 है देख लेना आप, 15 या 16 तक है, वहां से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक आपको करवाने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक है, वो भी कौन सा, MHM। कई बार बच्चों को लगता है कि सर MHM कब करवाएंगे, बेटा करवाएंगे तब बेस्ट करवाएंगे। हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने जो सेकेंडरी लेवल वाला था उसको किया, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आप लोगों को MHM करवा दिया या SPOC करवा दिया, उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है फिर। इसलिए पहले सेकेंडरी लेवल वाला क्लियर हो गया, उसके बाद MHM और क्लोज एनालिसिस वाला SPOC वाला जो पैटर्न है, ये जो टॉपिक हम करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कौन सी बुक से करेंगे ये हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे। कौन सी बुक का नाम क्या है आप लोग नोट कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ये बुक का नाम है। और इस बुक को भी आपको पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, इस बुक के पेज नंबर 33 से लेके 137 यानी पेज नंबर 33 से लेके 137 तक के पेज नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बुक थोड़ी सी महंगी है, लगभग 4000 रुपए के आसपास की बुक है, इसलिए आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी अपन ये टॉपिक करेंगे तो जब इसकी PDF में तैयार करूंगा तो आप लोगों को PDF में दे दूंगा, आप उसका प्रिंट ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम इन बुक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन बुक से जो कि त्यों आपको लाइन उठाई हुई हैं, जो कि तो एग्जाम्पल्स उठाए हुए हैं, आपको सब इस बात का पता चलेगा जब पुराने पेपर्स देखेंगे। चलो भाई अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक है, ऑक्सिलरीज नाम का हमारा टॉपिक है। वर्ब का टॉपिक समझ लेते हैं इसको हम। आपके सिलेबस में ऑक्सिलरीज नाम से ही दिया हुआ है, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक के साथ हमने वर्ब को बहुत डिटेल से पढ़ा था। हम चाहते तो ये कह सकते थे कि ऑक्सिलरीज उसमें आ गया, लेकिन नहीं, ऑक्सिलरीज से बहुत अच्छे एनोमलस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उसके लिए टॉपिक पढ़ना बहुत आवश्यक है। वर्ब, 2 प्रकार की वर्ब आपने पढ़ी थी, एक कैसी लेक्सिकल वर्ब और एक कैसी ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ी थी। लेक्सिकल वर्ब और कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी। लेक्सिकल वर्ब जिनको आप लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये जो मेन वर्ब होती है इसकी हेल्प के लिए बनी होती हैं। क्लियर होगी बात, ये बिल्कुल आधारभूत बात है, ये बहुत ही आधारभूत बात है जिसको आप लोग सब जानते हैं, पहचानते हैं। तो फिर हमें इसमें पढ़ना क्या है, बहुत सारी काम की चीजें पढ़नी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की आप लोगों की। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब। PDF से पढ़ने के फायदे क्या है आप देखिएगा, इससे एक एक चीज आपके समझ में आती है, कोई भी चीज इससे छूटती नहीं है। आप हर चीज को समझेंगे, जिस प्रकार से SST की बुक का वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं उस प्रकार से आप एक एक वर्ड पढ़िएगा, चीजों को समझ के पढ़िएगा, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। Auxiliary verb is a verb that adds functional and grammatical meaning to the clause in which it occurs. क्या करती है ये auxiliary verb का काम क्या है, ये जोड़ती है, क्या करती है, that adds functional and grammatical meaning। किसके जोड़ती है, क्लॉज में जोड़ती है, जिस क्लॉज में ये होती है कौन, ऑक्सिलरी, so as to express tense। क्या करती है ये, टेंस को एक्सप्रेस करती है। टेंस आपको किसके माध्यम से प्रदर्शित होते हैं, टेंस के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट आपको किसके माध्यम से पता चलता है कि ये एस्पेक्ट, देखो टेंस 3 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 होते हैं, आप सब जानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर को भी काउंट करते हैं। एस्पेक्ट क्या होते हैं, सिंपल, ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट, PERFECT, और उसके बाद में क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एस्पेक्ट है। ये कौन बताता है आपको, ये किससे पता चलते हैं, ये आपके ऑक्सिलरीज से पता चलते हैं, मोडिलिटी बताते हैं आपकी, ठीक है, यानी मूड को बताने का काम भी कौन कर सकती हैं, आपकी
ऑक्सिलरीज करती हैं, कुछ स्पेशल प्रकार की ऑक्सिलरीज होती हैं जो क्या बताती हैं आपको, मूड बताती हैं, वॉइस को चेंज करने का जो काम करते हैं वो भी कौन करती हैं, वॉइस बनाने का जो काम करती हैं वो भी कौन करती हैं, ऑक्सिलरीज करती हैं। एम्फेसिस, किसी भी बात पर जोर देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं, एटसेट्रा। अब देखिएगा इस लाइन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो लाइन आपकी है इस लाइन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑक्सिलरी। इनमें से कौन सा एक फंक्शन किसका नहीं है, ऑक्सिलरी में नहीं है, ये पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम समझ गए, यदि हमने इस ढंग से पढ़ा है तो हम इसमें गलती नहीं करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजुअली अकम्पनी एन इंफिनिटिव वर्ब। देखिएगा आपको जो टर्मिनोलॉजी है इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए ताकि एग्जाम में इस प्रकार की कोई टर्म आती है तो उस टर्म से आप घबराएं नहीं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या कह रहा है देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अक्सर किसके साथ आती हैं, एन इन्फिनिटिव वर्ब के साथ आती हैं। यानी किसके साथ आती हैं, इन्फिनिटिव वर्ब जो होती है, देखो दो प्रकार की वर्ब हैं, कैसी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, उनमें से जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनमें से एक प्रकार का इन्फिनिटिव वर्ब भी होती है, जिस प्रकार से ये हो गया इज वॉकिंग, इज वॉकिंग। ध्यान दीजिएगा आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि इज वर्किंग पूरी की पूरी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, जिस प्रकार से ये ले ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि पूरी की पूरी वर्ब क्या है, कैसी है, फाइनाइट है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें यहां ये जो वर्ब है ये कैसी है, ये फाइनाइट है, और ये कैसी है, ये नॉन फाइनाइट है। समझ में आ गया, ये फाइनाइट ये नॉन फाइनाइट। ठीक है, जिस प्रकार से राहुल कैन प्ले क्रिकेट, राहुल क्या कर सकता है भाई, क्रिकेट खेल। इसमें ये जो वर्ब है ये कैसी है, फाइनाइट है, और ये कैसी है आपकी नॉन फाइनाइट, उसमें कौन सी है, इन्फिनिटिव है। ये कौन सी है, ये इन्फिनिटिव। ये पार्टिसिपल के साथ आती है, या तो ये किसके साथ आती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो आती हैं या तो किसके, इन्फिनिटिव के साथ। यहां देखिएगा किसके साथ आई है, ये एक एक वर्ड को समझें बेटा ध्यान से। राहुल कैन प्ले क्रिकेट, राहुल कैन प्ले क्रिकेट। ये देखिएगा यहां ये जो कैन वर्ब आपकी ये किसके साथ आई है, इस प्ले के साथ आई है, और ये प्ले जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है बेटा, ये इन्फिनिटिव। समझ में आ गई बात, ये इसके साथ आ गई। एक बात क्लियर होगी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजुअली अकम्पनी एन इन्फिनिटिव वर्ब, या फिर किसके साथ आती हैं, पार्टिसिपल के साथ आती हैं, या फिर किसके, पार्टिसिपल के साथ। कैसे पार्टिसिपल के साथ, कैसे भाई, राहुल इज वर्किंग वेरी हार्ड, राहुल इज वर्किंग वेरी हार्ड। अब देखिएगा ये क्या है आपकी वर्किंग, ये आपकी पार्टिसिपल है, और इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, PARTICIPL। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो आपकी है ये क्या है, ऑक्सिलरी है। ये और भी पार्टिसिपल होती है, कौन सी, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये जो हैज है ये क्या है, ऑक्सिलरी है, और ये किसके साथ आई है, ये पार्टिसिपल है। तो ये लाइन जो है आपको, ये लाइन तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, यहां ये लाइन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, लेकिन ये इस तरीके से समझना आपको आवश्यक है, अदरवाइज आप इसका पता नहीं क्या मीनिंग लगाएंगे, आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों को किसी अध्यापक से या फिर किसी भी आपके बड़े भाई बहन से आपको इस प्रकार की चीजें क्या करवानी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, which respectively provide the main semantic content of the clause, जो आपको
उस क्लोज जिसमें यूज हुई हैं उसका मुख्य अर्थ बताने का काम करती हैं। सिमेंटिक कंटेंट का मतलब ये होता है। कुछ समझ में आया? ऑक्सिलरी क्या होती हैं? ऑक्सिलरी किसी भी क्लॉज में यूज हो रखी हैं। क्लॉज का मतलब क्या? जिस प्रकार से ये दिखेगा, राहुल इज वर्किंग वेरी हार्ड, राहुल इज वर्किंग वेरी हार्ड। ये पूरे की पूरी जो है ये आपकी क्लोज है, ये सेंटेंस है। फिर इस क्लोज को क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की फ्रेजेस में बांटते हैं। जिस प्रकार से ये एक फ्रेज हो गई, राहुल इज वर्किंग एक फ्रेज हो गई, ठीक है, और वेरी हार्ड क्या हो गई, एक फ्रेज हो गई, ठीक है। ये जब हम आपको फ्रेजेस पढ़ाएंगे एमएचएम तब बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एक एक चीज, ठीक है। तो इस क्लोज में ये देखो यहां यूज हुई है, क्या करती है इसमें, ये इसमें ऐड करती है क्या, फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड करती है। क्या एक्सप्रेस करती है, ये टेंस बताती है। क्या बताया आपको इससे, आपको पता चला कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता चला भैया आप लोगों को बताओ कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस है? ये हमें पता चला कि इस वर्ब से, इससे हमें पता चला क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। एस्पेक्ट, ये पता चला कि आपको ये एस्पेक्ट कौन सा है, इज प्लस क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको पता चला कि कैसा है, कंटिन्यूअस है। कई बार यदि मूड होता यानी मॉडल होता तो मॉडलिटी बताती, वॉइस होता तो क्या बताती, वॉइस बताती। एम्फेसिस के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, डू वर्क हार्ड, क्या करते हैं अपन, डू वर्क हार्ड। ये क्या है यहां, एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए बातें कही हुई हैं। क्लियर हो गई बात भाई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिएगा, आई हैव फिनिश्ड, इसको डे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, टे। से के साथ ईडी इन्फ्लेक्शन लगा होता है तो वो क्या बोला जाता है, टे बोला जाता है। आई हैव फिनिश्ड माई लंच, इसमें द ऑक्सिलरी हैव, यहां ऑक्सिलरी कौन सी है, हैव जो है ये ऑक्सिलरी आपकी समझ में आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प्स टू एक्सप्रेस द परफेक्ट एस्पेक्ट, क्या बता रही है ये आपका परफेक्ट एस्पेक्ट बता रही है। क्या बता रही है बेटा, ये परफेक्ट एस्पेक्ट अलोंग विद, किसके साथ, अलोंग विद द पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है, देखिएगा ये जो आपकी यूज हुई है ये क्या है, पार्टिसिपल यूज हुई है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, PARTICIPL। क्या है बेटा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, जिन्हें समझ में आ रही है। फिनिश्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, यानी एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा रही है। सम सेंटेंसेस कंटेन अ चेन ऑफ 2 और मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स, कई कई सेंटेंसेस में 2 या 2 से ज्यादा सी, विल, हैव, बीन, अपॉइंटेड, APPOINTED, सी विल हैव बीन अपॉइंटेड, 1 2 3, ये सारी यूज हो रही हैं, ये कह रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, इनको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं बेटा इनको। किनको कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पर वर्ब्स भी कहते हैं, वर्बल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो जो भी नाम आपको दिया जाए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं भी अपन कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। आप लोग आंसर करने की कोशिश करें और समझें कि टॉपिक कैसे आगे बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ऑक्सिलरी वर्ब्स टिपिकली हेल्प एक्सप्रेस ग्रामेटिकल टेंस, एस्पेक्ट, मूड एंड वॉइस। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दे जनरली अपीयर टुगेदर विद एन इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स, वे अक्सर किसके साथ आती हैं, इन्फिनेटिव के साथ, पार्टिसिपल के साथ। बेटा आज तक आपने पढ़ा होगा कि वे मेन वर्ब के साथ आती हैं। क्या पढ़ा आपने कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ आती है, वो आती है आपकी मेन वर्ब के साथ। बात तो एक ही है लेकिन ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे हुए हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ अ लैंग्वेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड क्लास। अब देखिएगा ओपन क्लास और क्लोज क्लास याद है क्या बेटा, आपको याद होनी चाहिए, करवाया था हमने आपको। तो ये कौन सी है, क्लोज क्लास है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, देयर इज ए फिक्स्ड
रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ देम, कि इनकी संख्या निश्चित है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। हमने ऑल ऑफ दीज इसलिए लिखा कि हम आपको ये तीन चीजें क्या करना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, इसलिए इस प्रकार का एक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए ले लिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और चीजें आपके समझ में आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या चीजें हैं। द नॉन फाइनाइट्स आर, अब देखो इसमें दो तरह की चीजें हैं। अभी हमने आपको बताया कौन सी, पहले फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स आर द इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट्स में कौन कौन होती हैं? इन्फिनिटिव होती हैं। इन्फिनिटिव कौन कौन सी हो सकती हैं? प्रेजेंट इन्फिनिटिव हो सकती है, परफेक्ट इन्फिनिटिव हो सकती है, विद और विदाउट टू, यानी टू इन्फिनिटिव हो सकती है। और विदाउट टू वाली इन्फिनिटिव को क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपके बात कि सी मस्ट वर्क हार्ड, सी मस्ट वर्क हार्ड। तो ये जो आपकी वर्ब है, ये यहां जो नॉन फाइनाइट यूज हुई है, ये कैसी है? ये आपकी इन्फिनिटिव है। पहली बात कैसी है बेटा? ये इन्फिनिटिव, FINITIV इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव में भी कैसी? इन्फिनिटिव में भी कैसी है? ये बेयर इन्फिनिटिव है। कैसी है भाई? बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, ये चीजें जो है आप लोगों को ट्रेडिशनल ग्रामर की बजाय जो मॉडर्न पैटर्न है, जो मॉडर्न ट्रेंड है, उस इंग्लिश में आपको इस प्रकार से पढ़ना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक को हमें मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, उसको हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल हो सकती है, परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकती है, जिरेंड हो सकती है, जिसको वर्बल नाउन कहते हैं। ये सारी की सारी कैसी हैं? नॉन फाइनाइट्स में ये चीजें शामिल होती हैं। द फाइनाइट्स आर दोज फॉर्म्स अदर देन नॉन फाइनाइट्स। और फाइनाइट्स वे होती हैं जो क्या नहीं होती हैं? नॉन फाइनाइट्स। द फाइनाइट्स वे होती हैं जो क्या नहीं होती हैं? नॉन फाइनाइट नहीं होती हैं। दस द नॉन फाइनाइट्स ऑफ बी आर, बी की जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो कौन सी होती हैं? टू बी, ठीक है, टू हैव बीन, ये बी की नॉन फाइनाइट्स हैं, यानी टू बी। ठीक है, टू के साथ है। ये क्या है इसकी? परफेक्ट इन्फिनिटिव जो है वो क्या बन गई? टू हैव बीन बन गई, बीइंग हो गई, बीन हो गई। एंड द फाइनाइट्स ऑफ, एंड द फाइनाइट्स क्या है इसकी? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप लोग, यहां कंफ्यूज मत हो। बी की यदि आपको पूछे क्या? बी की बेटा आपको नॉन फाइनाइट्स पूछे, बी की आपको फाइनाइट्स पूछे, तब आपको अलग अलग बतानी है। बी की नॉन फाइनाइट्स क्या हैं? ये टू बी, टू हैव बीन, बीइंग, बीन, ये सारी क्या हैं? इसकी नॉन फाइनाइट्स हैं। जबकि इसकी फाइनाइट्स क्या हैं? फाइनाइट्स हैं इज, एम, आर। देखो जब टेंस बदलेगा ना तब ये नहीं बदलेंगी। जब आप इसमें सब्जेक्ट बदलेंगे तब आपको ये बीइंग तो क्या रहनी है? बीइंग रहनी है। बीन क्या रहना है? बीन ही रहना है। ठीक है, टू बी है तो टू बी रहेगा। और टू के बाद यदि हैव बीन है तो फिर टू हैव बीन ही रहेगा। जी, आप क्या कर लेंगे? उसका सब्जेक्ट आप चेंज कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये चेंज हो जाएंगी, इज, एम, आर। तो बी की जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वो ये हैं, आर, वॉच, वर। द नॉन फाइनाइट्स ऑफ सी, एक को आप देखते हैं अपन कि सी की आपको नॉन फाइनाइट कौन कौन है। आप कहोगे सर जी टॉपिक तो ऑक्सिलरी का पढ़ा रहे हो और बीच में क्या फंसा रहे हो? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अरे भाई, जो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में वो पूछा हुआ है, इस प्रकार का पूछा हुआ है। क्या ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस प्रकार के? देखो क्या क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इस प्रकार के। जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का मैटर हमने तैयार किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अनोमलस फाइनाइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि तो यहां से उठाया हुआ है क्वेश्चन कि अनोमलस फाइनाइट क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। आप यदि पुराने पेपर्स देखते हो तो वहां पूछा हुआ है कि इनकी संख्या कितनी है, और ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन था। तो ये यहां से लिया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि अनोमलस क्या होती हैं, फाइनाइट क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट क्या होती हैं, तब आप चीजों को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं बेटा? इसलिए आपको बीच में क्या पढ़ा रहे हैं? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ना आवश्यक है, तब आप आगे जाके इन चीजों को समझ पाएंगे। द नॉन फाइनाइट्स ऑफ सी, अब देखो ये सी वर्ब हमारी, इसकी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ढूंढते हैं। अगर आप लिखेंगे टू सी कहीं भी,
क्या लिखेंगे, टू और सी उसके बाद, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, इसकी ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। ये भी हो सकता है टू हैव सीन, ठीक है, ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट है। सीइंग ये क्या है, आपकी पार्टिसिपल है, ये भी नॉन फाइनाइट है, लेकिन और सीन भी हो गया, ये भी क्या है, पार्टिसिपल है, लेकिन सी ये क्या है, आपकी इसके फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ठीक है। सीज ये आपकी क्या है, फाइनाइट है, और सा ये आपकी क्या है, फाइनाइट है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनको पढ़ा और इनको पढ़ा। आगे देखते हैं, when in an infinitive is used with to, जैसे as I want to go, जैसे I want to go, जब इन्फिनेटिव किसके साथ यूज हो रही है, टू के साथ हो रही है, जैसे I ought to have gone, I ought to have gone, है तो इन्फिनेटिव ही, ठीक है। ये देखिएगा इसकी, ये इस प्रकार से इन्फिनेटिव को हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, टू है प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट के रूप में, ये भी होगी। तो ये क्या है, ये टू इन्फिनेटिव कही जाती है। ये क्या कही जाती है बेटा, इनको व्हेन यूज्ड विदाउट टू, और जब इनको बिना टू के यूज किया जाता है, जैसे एज, जैसे आई मस्ट गो, ऐसे यूज किया जाता है। आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ये यहां जो आपकी है, ये जो आपकी है, ये क्या है, ये है आपकी बेयर इन्फिनेटिव है। इनको क्या कहेंगे बेटा, इनको कहेंगे आप लोग के बेयर इन्फिनेटिव। समझ में आ गई बात। चलो और आगे बढ़ते हैं चीजों को। द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जिरेंट आर आइडेंटिकल इन फॉर्म। देखो एक एक बात को समझना बहुत आवश्यक होता है कि इसका मतलब क्या है। आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, तब आपको एक एक चीज पढ़नी होती है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। अब इस आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, आइडेंटिकल का मीनिंग होता है सेम। अगर आपको ये नहीं पता इस आइडेंटिकल का मीनिंग सेम होता है, तब फिर आपकी ये लाइन समझ में नहीं आएगी। और जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं बेटा, वो हिंदी में तो लिखी हुई नहीं है, वो सब की सब फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई है, किसमें, इंग्लिश में लिखी हुई हैं। इसलिए इनका कॉन्सेप्ट करना, क्लियर करना आवश्यक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, और जिरेंट की भी कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तब हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि पार्टिसिपल क्या होती है, जिरेंट क्या होती है, पूरी की पूरी क्लास इसके ऊपर हमने करवाई थी आप लोगों को। देखिएगा, फिर करवाते हैं, देखो चीजों को और दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, द बॉयज आर स्विमिंग, ये आपकी एक क्लोज है, कौन सी है, द बॉयज आर स्विमिंग, SWIMMING, ये है। इसमें जो आप लोगों को ये स्विमिंग नजर आ रही है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है बेटा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, ठीक है। नीचे देखिएगा, द बॉयज आर स्विमिंग, दूसरा है द बॉयज आर स्विमिंग, SWIMMING। इसमें जो, सॉरी, द बॉयज आर स्विमिंग, द बॉयज आर नहीं है, अगर आर स्विमिंग होता तो ये है ही। द बॉयज लाइक स्विमिंग है, बच्चों को क्या पसंद है, स्विमिंग पसंद है। यहां ये जो स्विमिंग है ये पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहां ये क्या है, जिरेंट है, GERUNT। तो दोनों सेम हुई कि नहीं हुई, किसमें सेम हुई, दोनों की दोनों फॉर्म यानी स्ट्रक्चर में, इसकी स्ट्रक्चर भी ING है और इसकी स्ट्रक्चर भी क्या है, ING है। दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ING है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब देखते हैं अपन जी, ऑक्सिलरी वर्ड जो है ये किसके लिए काम में लिया जाता है। द टर्म ऑक्सिलरी इज यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ब्स विच है वैरायटी ऑफ फंक्शन, जिनका अलग अलग काम होता है। देखिए क्या क्या काम होता है, हम एक एक ऑक्सिलरी को पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। द फाइनाइट्स ऑफ डू, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फाइनाइट्स की बात कर रहे हैं, किसकी फाइनाइट की, डू की। आर यूज्ड एज ऑपरेटिंग वर्ब्स, डू को कैसे यूज किया जाता है, ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है। इसकी कौन सी, फाइनाइट को ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है।
अब आप OPERATOR ऑपरेटर किसे कहते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग वर्ब का मतलब ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर वो होता है जिसके माध्यम से आप पे क्वेश्चंस बनाते हो। जब आप पे किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट जब आपके पास होता है, STATMENT स्टेटमेंट होता है, जिस प्रकार से वो आपने लिखा कि ही वर्क्स या फिर ही वर्क्स वेरी हार्ड, या फिर आपने लिखा दे वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, जब आपको इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चेंज करेंगे, तब आपको एक ऑपरेटर की जरूरत होगी। ठीक है, जो क्या करे, इसका इन्वर्जन जब होगा, यानी इस सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, जिस प्रकार से डू दे वर्क हार्ड। ठीक है, डू दे वर्क हार्ड, तो ये डू जो है ये क्या है, आपका ऑपरेटर है। उसी प्रकार से देखिएगा, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। अब जब इसको आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इन्वर्जन होगा, क्या करेंगे आप यहां इज सी, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। बस ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा। इज सी वर्किंग वेरी हार्ड, ऐसे लिखेंगे। ये जो इज आपने यहां से लाई, ये आपकी क्या है, ऑपरेटर है। ये समझ में आ गया। तो डू की जो फाइनाइट्स है वो ऑपरेटर के रूप में काम आती है। किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत तरीके से अपना तैयार करें। आगे देखिएगा भाई क्या है, द फाइनाइट्स ऑफ बी आर यूज्ड, और बी की जो है वो क्या काम आती हैं, प्रोग्रेसिव बनाने के काम आती हैं कि नहीं आती हैं भाई, कंटिन्यूअस बनाने के लिए। एंड द पैसिव वॉइस, बी को अपन क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल काम आती हैं ये। ठीक है, क्या काम नहीं आती है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए डू तो काम में नहीं आती है। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं और भी, द फाइनाइट्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, need, dare और ought, सॉरी यूज्ड, आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज। इनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। इनको तो कहते ही कहते हैं, इनको यहां ये भी ऑक्सिलरीज हैं। ऑफन डिस्टिंग्विश्ड, जो अक्सर अलग होती हैं, बाय बीइंग कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको बाकी ऑक्सिलरीज से अलग किया जाता है, क्या कह के, किनको, मॉडल्स कहते हैं इनको। ये सारे क्या हैं, मॉडल्स हैं। यानी मॉडल भी सारी क्या होती हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक है, फाइनाइट फॉर्म्स होती हैं सारी की सारी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन आते हैं इधर, यहां ये जो आपका एक चार्ट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑक्सिलरीज वर्ब, इसमें नॉन फाइनाइट फॉर्म्स में भी हो सकती हैं ये, और ये कैसी हो सकती हैं, फाइनाइट फॉर्म्स में भी हो सकती हैं। हमें जो ऑक्सिलरीज पढ़नी है वो कैसी पढ़नी है, फाइनाइट फॉर्म्स वाली देखनी है। कौन सी देखनी है भाई, ये देखो, ये सारी की सारी कैसी होंगी, बी हमने ऊपर नहीं देखा था, टू बी, ठीक है, हैव, डू, ये कैसी हैं आपकी सारी की सारी, ये सारी की सारी आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट हैं। लेकिन डू नॉन फाइनाइट होने के साथ साथ क्या होती है, फाइनाइट भी होती है, तो हम उसको फाइनाइट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बीइंग, हैविंग, डूइंग, बीन, हैड, डन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इन्फिनिटिव, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। हम जानते हैं कि नॉन फाइनाइट कौन होते हैं, इन्फिनिटिव होती हैं, जिरेंड होती हैं और पार्टिसिपल होती हैं। अब आते हैं अपन इधर, आगे से इसको जब अपन बोलेंगे तो इनको फाइनाइट के नाम से अपन याद रखेंगे इनको। इसमें भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की दोनों पढ़ेंगे। इसमें प्रेजेंट में कौन कौन होती हैं, इज, एम, आर। बी नहीं, बी क्या नहीं है, फाइनाइट एनोमलस नहीं है, बी क्या है, नॉन फाइनाइट है। जबकि इसकी फाइनाइट कौन कौन है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इसकी क्या है, फाइनाइट्स। ये प्रेजेंट की, ये पास्ट की। फिर कौन है, हैज, हैव, और पास्ट इसका क्या है, हैड है। डू, डज, ये किस में है, प्रेजेंट में। डिड क्या है इसका, पास्ट है। शैल, पास्ट क्या है, शुड। विल, पास्ट क्या है, वुड। कैन, पास्ट क्या है, कुड।
मे पास्ट क्या है, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू। ये टोटल जब आप इनकी गिनती करोगे तो इनकी जो गिनती आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएंगी। तो 24 में कौन कौन सी शामिल है, ये सारी की सारी किसमें शामिल हैं, 24 में शामिल है। जब आप इनको गिनती करोगे तो सब की सब क्या आएंगी, 24 आएंगी। ठीक है, अब देखो इसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट को हमने थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया है। ये सेंटेंस आपका, द प्रपोजल हैज बीन इंटेंसिवली एग्जामिन्ड, ये है आपका। अब देखो इसमें दैट तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट हम जानते हैं। प्रपोजल हम सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब में कौन क्या है, हैज है पहले, कैसी है, फाइनाइट वर्ब है, क्या है, ऑक्सिलरी है, क्या लिखा हुआ यहां, ऑक्सिलरी। अब देखिएगा बीन है, क्या लिखा हुआ, बीन, नॉन फाइनाइट है, ऑक्सिलरी तो है लेकिन कैसी है, नॉन फाइनाइट है। समझ में आ गई बात। इसलिए जब आप ऑक्सिलरीज, आपको अनोमलस फाइनाइट पूछा जाएगा तब आप ऐसा नहीं है कि इसमें बीन भी काउंट कर लोगे। ऊपर देखिएगा हमने कहीं बीन काउंट किया है क्या, इसमें देखिएगा इधर वाले में कहीं भी आपको बीन नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है इसमें बीन, इसलिए बीन कहीं काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैसी है, बताओ बेटा कैसी है, नॉन फाइनाइट है, ये परफेक्ट एक्टिव पार्टिसिपल है, ऑक्सिलरी है, ये भी हो गया। हैव बीन इंटेंसिवली, क्या है ये, इसको हम छोड़ते हैं एक बार क्योंकि इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये तो क्या है, एडवर्ब है। एग्जामिन्ड, ये एग्जामिन्ड जो है ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी कैसी वर्ब आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है, पैसिव पार्टिसिपल है, मैन वर्ब है। ठीक है, पैसिव है ना, तो पैसिव पार्टिसिपल वर्ब कौन सी है, मैन वर्ब है। ठीक है, चलो एक चीज और समझते हैं हम इसी को। एक देखो ये और समझिएगा, चीजों को आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ये सेंटेंस देखिएगा, व्हाट डिड दे, तो इसमें वर्ब एक तो ये है, कौन सी है, ये वर्ब है। दे वांट टू हैव डन अबाउट दैट, ये छोड़ो सारा, यहां से अपन शुरू करते हैं। डिड वर्ब है एक तो, अब देखो ये डिड वर्ब है, क्या है ये, फाइनाइट वर्ब है, कैसी, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वांट क्या है, व्हाट डिड दे वांट, वांट यहां कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन, टू क्या है, मॉडल नहीं है। ठीक है, इसमें ये क्लियर होगी चीजें आपके, कैसी है, नॉन फाइनाइट है। उसके बाद टू देखिए क्या क्या है, एक पार्टिकल जो क्या कर रहा है, इन्फिनेटिव को इंट्रोड्यूस करता है, और ये क्या है फिर आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इन्फिनेटिव है, ऑक्सिलरी भी है, लेकिन कैसी है, नॉन फाइनाइट है। उसके बाद में देखिएगा डन क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, पैसिव पार्टिसिपल है। ये इस प्रकार से आपको चीजें समझनी होती हैं। अब अपन आगे देखते हैं, द टर्म अनोमलस फाइनाइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अनोमलस फाइनाइट क्या होती है, एब्रीवेटेड एज AF कहते हैं इसको, अनोमलस फाइनाइट। ऊपर जो सिर्फ हम पढ़ रहे थे कैसी, फाइनाइट देख रहे थे इधर वाली, इज यूज्ड फॉर द 24 फाइनाइट ऑफ दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी फाइनाइट वाली फॉर्म कितनी है, 24। तो जब आपको अनोमलस फाइनाइट पूछा जाए तब आपको बतानी है कि कितनी संख्या इसकी, 24 है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और ये इस बुक से जो कि त्यों उठाया हुआ है। जब आप कॉलेज वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब उसके लिए आपको दोनों बुक, कौन सी, एस हॉर्नबी की और इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीजें क्या होनी है, क्लियर होनी है। अब देखिएगा, आउट ऑफ 24 एनोमलस फाइनाइट्स द फॉर्म्स बी, हैव, डू, नीड, डेयर आर समटाइम्स यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब्स भी। ये कई बार क्या यूज होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी यूज होती है, हैव, डू, नीड, डेयर। जानते हैं ना आप भाई, हैव का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, जिस प्रकार से आई हैव अ बुक। अब देखिएगा यहां ये ऑक्सिलरी थोड़ी ना है, ये ऑक्सिलरी नहीं है, किसके रूप में यूज हो रही है, प्रिंसिपल। एंड समटाइम्स एज ऑक्सिलरीज, और कई बार क्या होती हैं ऑक्सिलरी, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, तो यहां क्या है, ये ऑक्सिलरी यूज हो गई। द रिमेनिंग आर ऑलवेज, और इनके अलावा जो है वो सब क्या है,
ऑलवेज यूज्ड एज ऑक्सिलरीज, तो बच गए कौन, मॉडल वगैरह बच गए, कौन सा, कैन बच गया, कुड बच गया, मस्ट बच गया। ये जो बचे हुए हैं ये हमेशा किसके रूप में यूज होते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में, ऑक्सिलरीज के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, अब एक टर्म और समझते हैं, डिफेक्टिव वर्ब। सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स। डिफेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि न तो उनकी पार्टिसिपल बनती है न उसकी इन्फिनिटिव बनती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, आप कैन को कभी भी कैंड नहीं कर सकते, टू कैन नहीं कर सकते, कैनिंग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कैनिंग। इसलिए इनको क्या कहते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझोगे तब आपकी चीजें समझ में आएंगी। फिर इस पॉइंट में बताया है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। तो ये जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तब हमने इसको पढ़ा भी था कि रेगुलर और इरेगुलर कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो बची हुई चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।